स्वागत है। आज हम 1999 के कारगिल युद्ध के काफ़ी जटिल पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस पर एक विस्तृत स्क्रिप्ट का सार है, जो हमें सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं देता, बल्कि भारत की आधुनिक सैन्य विजय के पीछे की जो रणनीति थी, साहस था, जो चुनौतियां थीं, उनकी कहानी बताता है। बिल्कुल। हमारा इरादा है इस सामग्री से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को, विश्लेषणों को निकालना। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये संघर्ष आखिर क्यों इतना अहम था और किन अभूतपूर्व परिस्थितियों में से लड़ा गया, इसके परिणाम क्या रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, ये संघर्ष जैसा आपने कहा कई मायनों में असाधारण था। पहली बात तो ये कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल युद्ध क्षेत्रों में से एक में लड़ा गया। ये सिर्फ सैन्य क्षमता की बात नहीं थी, बल्कि मानवीय सहनशक्ति और जो राष्ट्रीय संकल्प था, उसका भी एक बड़ा इम्तिहान साबित हुआ। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसकी शुरुआत काफी अप्रत्याशित ढंग से हुई थी। हाँ, इस सामग्री में एक दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि सब कुछ मई 1999 में सामने आया, जब कारगिल की ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ भारतीय चरवाहों ने बर्फीली चोटियों पर कुछ अजीब सा देखा। ये अपने आप में थोड़ा शॉकिंग वाला लगता है कि इतने बड़े संघर्ष की पहली आहट इतनी स्थानीय और साधारण घटना से मिली। अक्सर बड़ी सामरिक घटनाओं की जड़ें ऐसी ही छोटी जमीनी जानकारियों में होती हैं। जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, जल्दी ये साफ हो गया कि यह कोई ऐसी ही स्थानीय घुसपैठ नहीं थी। यह एक पूरी तरह प्लान की हुई कोशिश थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक और प्रशिक्षित घुसपैठिए शामिल थे। उन्होंने नियंत्रण रेखा यानी LOC, जो भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर में प्रभावी सीमा है, उसको पार कर लिया था। और उन्होंने सिर्फ सीमा पार नहीं की थी। सूत्रों से ये बात उभरती है कि उन्होंने द्रास, बटालिक, मशको फाटी और टाइगर हिल जैसी कई बेहद अहम चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। ये चोटियां सिर्फ ऊंचाई पर नहीं थीं, इनका रणनीतिक महत्व क्या था? इतना क्यों जरूरी थी? इनका महत्व बहुत ज्यादा था। इन चोटियों से दुश्मन सीधे नेशनल हाईवे 1 मतलब NH1 पर नजर रख सकता था। ये हाईवे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और ये राजमार्ग सियाचिन और लद्दाख में जो हमारे सैनिक तैनात हैं, उनके लिए एक तरह से लाइफलाइन है। साल भर उनकी रसद, उनकी सप्लाई का मुख्य जरिया। अच्छा। तो इस पर नियंत्रण का मतलब था भारत की उत्तरी सीमाओं तक पहुंच को गंभीर रूप से रोकना। इसलिए जो शुरू में शायद एक सीमित घुसपैठ लगी हो, वो असल में भारत की रणनीतिक धमनियों पर सीधा हमला था। तो ये समझना जरूरी है कि कैसे एक स्थानीय चरवाहे की रिपोर्ट कुछ ही हफ्तों में एक पूर्ण पैमाने के सैन्य संघर्ष में बदल गई, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। तो भारत ने क्या कदम उठाए? विश्लेषण में ऑपरेशन विजय का जिक्र है। हाँ, भारत की प्रतिक्रिया तेज थी और दृढ़ थी। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना का वो बड़ा सैन्य अभियान था, जिसका एक ही लक्ष्य था, इन कब्जा की गई चोटियों को दुश्मन से वापस छीनना। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल था। हमारे पास जो जानकारी है, वो इस लड़ाई की भीषण कठिनाई पर बहुत जोर देती है। कठिनाई मतलब किस हद तक? क्या इसका कुछ अंदाजा मिलता है इस सामग्री में? बिल्कुल। आप सोचिए, लड़ाई 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हो रही थी। बाप रे। ऐसी ऊंचाई जहां ऑक्सीजन का लेवल सामान्य से बहुत कम होता है। सांस लेना, कोई भी फिजिकल काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था। रात में तो -15 से -30 डिग्री सेल्सियस तक। बर्फीली हवाएं, एवलांच का खतरा लगातार बना हुआ था। और सबसे बढ़कर इलाका वो लगभग अभेद्य था। मतलब सीधी खड़ी चट्टानें, संकरे दर्रे, जहां दुश्मन ऊंचाई पर मजबूत बंकरों में बैठा था। और दुश्मन ऊंचाई पर था, इसका मतलब तो साफ है कि उनके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। वो नीचे से ऊपर आते भारतीय सैनिकों को आसानी से निशाना बना सकते थे। निश्चित रूप से यह पारंपरिक सैन्य सिद्धांतों के बिल्कुल उलट स्थिति थी, जहां हमलावर सेना को आमतौर पर संख्या या मारक क्षमता में बड़ी बढ़त चाहिए होती है। यहाँ भारतीय सैनिकों को नीचे से दुश्मन की सीधी फायरिंग रेंज में होते हुए खड़ी चढ़ाई करनी थी। विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारतीय सैनिकों ने सचमुच इंच इंच, चट्टान दर चट्टान लड़ते हुए असंभव लगने वाली ऊंचाइयों पर विजय प्राप्त की है। यह सिर्फ हथियारों और रणनीति की लड़ाई नहीं थी, ये मानवीय इच्छा शक्ति, सहन शक्ति और असाधारण वीरता की पराकाष्ठा थी। उन परिस्थितियों में तो सिर्फ जिंदा रहना ही चुनौती है, लड़ना तो बहुत दूर की बात है।
ये वाकई मानवीय साहस का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन था। सही कहा। यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, मानसिक भी थी। दुश्मन बेहतर पोजीशन में था, सप्लाई लाइंस मुश्किल थीं, फिर भी भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहा। यह उनके प्रशिक्षण, उनकी लीडरशिप और देश के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है। हर एक चोटी को वापस लेना अपने आप में एक अलग युद्ध जीतने जैसा था। और इसी अदम्य साहस के बीच हमारे सूत्र कुछ ऐसे नायकों का विशेष रूप से जिक्र करते हैं जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम तो जैसे तुरंत ज़हन में आता है। उनका वो प्रसिद्ध नारा, ये दिल मांगे मोर। हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें शेरशाह भी कहा जाता था, उनकी कहानी असाधारण है। दस्तावेज बताता है कि उन्होंने अपनी डेल्टा कंपनी के साथ .5140 जैसी बहुत महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा करने में निर्णायक भूमिका निभाई, और ये सफलता हासिल करने के बाद ही उन्होंने कहा था, ये दिल मांगे मोर, जो अगली चुनौती के लिए उनके जोश को दिखाता था। पर दुर्भाग्य रूप से कुछ ही हफ्तों बाद .4875 पर एक और मुश्किल लड़ाई में अपने एक घायल साथी को बचाते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसी एक और कहानी है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की। उनका संकल्प भी अद्भुत था। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट पांडे ने अपनी 111 गोरखा राइफल्स की पलटन का नेतृत्व करते हुए खालूबार टॉप्स पर हमला किया। सामग्री के अनुसार उन्होंने बहुत बहादुरी से दुश्मन के कई बंकरों को नष्ट किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने सैनिकों को आखिरी बंकर पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और लक्ष्य हासिल करने के बाद ही वीरगति को प्राप्त हुए। उनका एक प्रसिद्ध कथन था, अगर मौत मेरे दावा करने से पहले आ जाती है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को ही मार डालूंगा। उन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। और फिर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की कहानी, जो टाइगर हिल की लड़ाई से जुड़ी है। ग्रेनेडियर यादव की कहानी तो लगभग अविश्वसनीय सी लगती है। टाइगर हिल पर कब्जे के लिए जो हमला हुआ, उसके दौरान उनकी कमांडो प्लेटून घातक को सीधी चट्टान पर चढ़कर दुश्मन के बंकरों तक पहुंचना था। विश्लेषण बताता है कि चढ़ाई के दौरान उन पर भारी गोलीबारी हुई और ग्रेनेडियर यादव को कई गोलियां लगीं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अकेले ही ऊपर चढ़ते रहे। एक ग्रेनेड फेंककर पहले बंकर को नष्ट किया और फिर दूसरे बंकर में घुसकर दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। उनके इस अदम्य साहस ने बाकी प्लेटून के लिए रास्ता खोल दिया और टाइगर हिल पर भारत का झंडा फहराया। वे उन गिने चुने सैनिकों में से हैं जिन्हें जीवित रहते परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये कहानियां सिर्फ व्यक्तिगत वीरता की मिसालें नहीं हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और आत्म बलिदान की भावना युद्ध का नतीजा पलट सकती है। इन नायकों ने न केवल अपने साथियों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश का मनोबल बढ़ाया। निश्चित रूप से कारगिल युद्ध सिर्फ बटालियनों और रेजिमेंटों की कहानी नहीं है। ये इन जैसे अनगिनत सैनिकों के व्यक्तिगत साहस और बलिदान की भी कहानी है, जिनमें से कई के नाम शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। अब एक अहम सवाल पर आते हैं। शुरुआती दौर में दुश्मन ऊंचाई पर था और भारतीय सेना के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। तो युद्ध का रुख आखिर कैसे बदला? सामग्री में ऑपरेशन सफेद सागर का जिक्र है। इसकी क्या भूमिका थी? ऑपरेशन सफेद सागर ये भारतीय वायुसेना यानी IAF द्वारा कारगिल संघर्ष के दौरान चलाए गए ऑपरेशन का कोड नेम था। जब ये साफ हो गया कि जमीनी लड़ाई बहुत मुश्किल और लंबी खिंचने वाली है, तब वायुसेना को मैदान में उतारा गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हवाई हमले करना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तो वायुसेना ने क्या किया? मतलब इस विश्लेषण में उनकी भूमिका के बारे में क्या खास बताया गया है? वायुसेना की भूमिका निर्णायक साबित हुई। हमारे पास जो जानकारी है वो सटीक हवाई हमलों और जमीनी सेना के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन पर जोर देती है। मिराज 2000 और मिग लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और दूसरे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दुश्मन के मजबूत बंकरों को, उनकी सप्लाई लाइनों को, उनके फ्यूल डिपो और आर्टिलरी पोजीशंस को निशाना बनाया। ये सिर्फ बमबारी नहीं थी, बल्कि सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर की गई एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हवा से मिलने वाले इस सपोर्ट ने नीचे जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को सीधे तौर पर मदद पहुंचाई होगी। बिल्कुल, इसने कई तरह से मदद की। पहला, इसने दुश्मन की लड़ने की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। उनकी सप्लाई रुक गई, उनके ठिकाने नष्ट हो गए, जिससे उनका मनोबल टूट गया।
दूसरा, इसने भारतीय जमीनी सैनिकों पर दुश्मन की तरफ से होने वाली फायरिंग को कम किया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने और चोटियों पर कब्जा करने में आसानी हुई। तीसरा, इसने दुश्मन को ये साफ संदेश दिया कि भारत इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। जमीन और हवा के बीच ये तालमेल, खासकर इतने मुश्किल पहाड़ी इलाके में, भारतीय सेना की आधुनिक युद्ध क्षमताओं का एक बेहतरीन प्रदर्शन था। और इसी समन्वित कार्रवाई का नतीजा था कि जैसा कि सामग्री बताती है, 26 जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने दुश्मन द्वारा कब्जा किए गए ज्यादातर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वापस हासिल कर लिया था। पाकिस्तान को आखिरकार अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, और यही तारीख 26 जुलाई अब पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये उस कठिन और रक्तरंजित लड़ाई में भारत की जीत का प्रतीक है और उन सभी सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है। ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव, संकल्प और स्मरण का दिन है। तो इस पूरे संघर्ष और इस विजय का व्यापक संदेश क्या था? ये विश्लेषण किन मुख्य बातों को रेखांकित करता है? मूल लेख इस बात पर जोर देता है कि कारगिल युद्ध ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। पहला, इसने भारत के सैन्य अनुशासन, उसके सैनिकों के अदम्य साहस और राष्ट्रीय दृढ़ संकल्प को फिर से स्थापित किया। दूसरा, ये सिर्फ पारंपरिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसने आधुनिक भारतीय सेना की जो उभरती हुई क्षमताएं थीं, उनको भी उजागर किया, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रभावी इस्तेमाल, सटीक इंटेलिजेंस का कलेक्शन और एनालिसिस, और सबसे महत्वपूर्ण, इन सब के साथ मानवीय इच्छा शक्ति का अद्भुत तालमेल शामिल था। और शायद सबसे स्पष्ट संदेश ये था कि भारत अपनी संप्रभुता और अपनी जमीन के हर इंच की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल, कारगिल युद्ध सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक बन गया। सामग्री बताती है कि कैसे पूरे देश ने अभूतपूर्व तरीके से सेना का समर्थन किया। राजनीतिक मतभेद भुला दिए गए थे और यह भावना कि राष्ट्र अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एकजुट है, बहुत प्रबल थी। इसने न केवल घरेलू स्तर पर राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति और एक ऐसे राष्ट्र के रूप में मजबूत किया जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम और दृढ़ है। इसने भारत के कूटनीतिक परिपक्वता का भी प्रदर्शन किया, क्योंकि भारत ने संघर्ष को नियंत्रण रेखा तक ही सीमित रखा और इसे एक बड़े युद्ध में बदलने से रोका। तो इस जानकारी के विश्लेषण से हमने देखा कि 1999 का कारगिल युद्ध महज एक सीमा पर हुआ संघर्ष नहीं था। ये दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल युद्ध क्षेत्रों में से एक में अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में लड़ी गई एक आधुनिक लड़ाई थी। इसमें हमने व्यक्तिगत वीरता की अनगिनत कहानियां देखीं, सटीक सैन्य रणनीति और योजना का महत्व समझा और आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी की निर्णायक भूमिका को भी पहचाना। हाँ, इस चर्चा में हमने घुसपैठ की शुरुआत, उसके पीछे की मंशा और उसके रणनीतिक असर को समझा। फिर हमने भारत की त्वरित और सुनियोजित प्रतिक्रिया ऑपरेशन विजय के पैमाने और उसकी चुनौतियों को देखा। हमने कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे नायकों की कहानियों के जरिए असाधारण मानवीय साहस को महसूस किया। हमने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका को समझा, जिसने युद्ध का रुख बदलने में मदद की। और अंततः हमने 26 जुलाई को भारत की विजय, कारगिल विजय दिवस के महत्व और इस युद्ध से मिले सबक और उसकी स्थायी विरासत पर बात की। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये युद्ध केवल हथियारों या रणनीति की जीत नहीं था, बल्कि ये भारतीय सेना और राष्ट्र के चरित्र, उनकी भावना और उनके संकल्प की एक बहुत कठिन परीक्षा थी। उन विषम परिस्थितियों में टिके रहना, लड़ना और अंततः विजयी होना वाकई असाधारण था। ये पूरी तरह सच है और ये पूरी चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ जाती है, जिस पर शायद मनन किया जा सकता है। आज के आधुनिक युद्ध के युग में, जहां टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, सटीक हथियार और इंटेलिजेंस का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या मानवीय तत्व यानी एक सैनिक का साहस, उसका दृढ़ संकल्प, उसका नैतिक बल और बलिदान की भावना का महत्व कम हो गया है,
या फिर जैसा कि कारगिल ने शायद दिखाया, इन तकनीकी उन्नतियों के बावजूद या शायद इन्हीं की वजह से मानवीय जज्बा आज भी युद्ध के मैदान में सबसे निर्णायक, सबसे अहम फैक्टर बना हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के संघर्षों की प्रकृति को शायद परिभाषित कर सकता है।